जस्ट इमेजिन, लास्ट मैच डे ऑफ प्रीमियर लीग, आर्सेनल के इक्वल पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी के इक्वल पॉइंट्स, दोनों का मैच साइड बाय साइड चल रहा है और तभी यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे अर्लिंग हालैंड का गोल मार आ जाता है और उसके चलते मैनचेस्टर सिटी गोल डिफरेंस पे प्रीमियर लीग जीत जाती है और अर्लिंग हालैंड के यहाँ पर 50 गोल भी हो जाते हैं प्रीमियर लीग में। वाह क्या लाइफ है। आ जाओ जमीन पे आ जाओ। Hey guys, welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और सबसे पहले भैया प्रीमियर लीग में हमको क्या बॉक्स ऑफिस मैच देखने को मिला है। भाई देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि लिवरपूल कितनी ही रत्तड़ पत्थर और मिट्टी में हो, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट मैचेस की बात आती है तो भैया उस लिस्ट में लिवरपूल का नाम जरूर होगा। चाहे लिवरपूल यूनाइटेड की बात करो, जिसमें यूनाइटेड का ब्लाउज टाइप फाड़ दिया था। उसके बाद अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से लथाड़ के पीछे पिछवाड़े पे 2 लठ मारे थे। उसके बाद अगर बात करें कल आर्सेनल की या फिर बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो भैया लिवरपूल का एंटरटेनमेंट में नाम ऊपर ही आता है और कल भी कोई डिफरेंट डे नहीं था। बात ये आती है कि असल में आज हम लोग 2 टीम के बारे में बात नहीं कर रहे इस मैच के रिगार्डिंग, बल्कि एक्चुअली में तीसरी टीम अपने आप घुस जाती है और वो है मैनचेस्टर सिटी। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि लिवरपूल और आर्सेनल के मैच के बीच में मैनचेस्टर सिटी का जिक्र ना करे, और एक्चुअली में जस्टिफाइड भी है क्योंकि मैच ही इस लेवल के स्टेक्स का था। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे। क्या आर्सेनल एक्चुअली में सिटी को वो मौका देगी कि वो कमबैक मार सके? क्या लिवरपूल एक्चुअली में टॉप 4 के लिए कंपीट भी कर पाएगी? और क्या एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी जो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उस फाइट पुट करने के लिए तैयार है क्या आपके हिसाब से अभी भी आप ये मानते हो कि अब यहां से अगर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग नहीं जीती तो मैनचेस्टर सिटी की गलती है, मतलब आर्सेनल तो बॉटल करना ही करना है? आप उस कैटेगरी में, यार आप अभी भी उसी कैटेगरी में है कि आर्सेनल एक अच्छे लेवल पर है? तो सबसे पहले अगर हम मैच की बात कर लेते हैं कि मैच में हमको देखने को क्या मिला। देखो मेरे को लगता है कि 30 मिनट का जो मैच था पहले, उसमें आर्सेनल ने लिवरपूल को घुटनों पे लिया है, वो भी एनफील्ड पे। ये हमको बात समझनी चाहिए कि पिछले 13 साल में शायद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब आर्सेनल ने एक ही सीजन में लीग डबल करा हो लिवरपूल पे। हमको यह भी नहीं समझना चाहिए कि जब आर्टेटा के अंडर एक भी बार आर्सेनल एनफील्ड पे नहीं जीती है, और हमको एक भी बार ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो टीम थी जो कि पिछले सीजन 4-0 से हार के गई थी एनफील्ड से। लेकिन जो पहले 30 मिनट का मैच था ना, उसने ये तो कंफर्म कर दिया था कि आर्सेनल एक बच्ची नहीं है। आर्सेनल अब मेंटालिटी में मॉन्स्टर हो चुकी है। आर्सेनल के इन यंगस्टर्स को एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी है, इनको जो स्टेक पे उसका भी एहसास है, और एक्चुअली में ये किस एटमॉस्फेयर के बीच में खेल रहे हैं उसका भी एहसास है। और इतना सब एहसास होने के बावजूद भी ये अगर लिवरपूल वाली टीम, देखो डिस्पाइट कि लिवरपूल कितना खराब खेले, कितना टैक्टिकली फ्लॉड हो, लेकिन वो एनफील्ड पे खेल रही है। जैसे कैंपनू का एक चस्का है, जिससे सेंटियागो का एक चस्का है, ऐसी एनफील्ड का भी एक चस्का है। और ऐसे में आर्सेनल ने पहले 30 मिनट एक्सीलेंट फुटबॉल, और पहले 30 मिनट में यहाँ पर 2 गोल भी मार दिए। और पता है, अगर हम बात करें जिस तरीके से गैब्रियल हेसुस ने वो हेडर मारा है, जिस तरीके से पहला गोल लगा था, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि लिवरपूल की डिफेंस इतनी ज़्यादा पोरस, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि आर्सेनल को अभी 2 गोल मारने में ज़्यादा झिझक करना ही ना पड़ा। लेकिन ये पहले आधा घंटे का क्या हिसाब है, क्योंकि एक्चुअली में उसके बाद के घंटे में तो तेल लगा के आर्सेनल उल्टी लेटी रही। देखो पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैंने सब बहुत क्रिएटर्स के, अगर मैं रिव्यूज की बात करूं, मैंने वो सुने, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि आर्सेनल डर गई। देखो ये चीज है कि आर्सेनल के प्लेयर्स थोड़े सहम गए, दे वर नाउ टेकिंग एन कंजर्वेटिव अप्रोच। लेकिन ये सिर्फ आर्सेनल के प्लेयर्स नहीं थे, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर मिकेल आर्टेटा भी सिर्फ इसी चीज पे एम्फसाइज कर रहा था कि भैया अब जो लीड है ना उसको बचा के रखो। और उसके ऊपर से गेम में इतने ज्यादा हाईलाइट, मेरे को लगता है सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो लिवरपूल ने वन ऑफ द बेस्ट इंटेंस और रोबस्ट प्लस ब्रूटल अटैक यहाँ पर करा है। वाह, 4 इंग्लिश के वर्ड बोल दो भैया, शशि थरूर बन जाऊंगा एकदम। देखो पॉइंट यहाँ पर असल में पता है क्या है, अगर हम टैक्टिकली इंक्लूजन्स की बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, तो ट्रेंट का जो इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेलना था ना फेबिनियो के साइड बाय साइड, वो बहुत ज़्यादा काम आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आया। डेड बॉल्स पे जो उसने जिनचेंको का काटा है ना, ट्रेंट आर्नोल्ड इस चीज़ तो कंफर्म हमेशा कर देता है कि ऑफ द बॉल उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है, लेकिन ऑन द बॉल इस पूरे वर्ल्ड में ज्यादा प्लेयर नहीं है जो कि टैक्टिकली और टेक्निकली इक्विप्ड हो जितने ट्रेंट आर्नोल्ड है बॉल पर। इसी के साथ मेरे को लगता है कि थियागो का जो टेक्निकल लेवल है ना, वो भाई लिवरपूल की सारी मिडफील्ड को मिला दो,
उसके बाद भी बहुत ऊपर है। कर्टिस जोन्स एक ऐसा प्लेयर जो कि कामनेस लेके आ रहा था, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी दे रहा था, एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस दे रहा था लिवरपूल के अटैक में। अगर हम मो साला की बात करें तो मेरे को अब भी याद है कि पूरे गेम के दौरान कमेंटेटर की बात करें या फिर पेनल्टी मिस के बाद साला का चैंट्स करना, ये सब का सब एक चीज बता रहा था कि लिवरपूल के अगर पूरे उस इकोसिस्टम की बात करें तो वो समझते थे कि अगर एक बंदा पलट सकता है गेम तो वो और कोई नहीं बल्कि मो साला है। लेकिन एक्चुअली में साला ने इस सीजन 2 में से एक भी पेनल्टी स्कोर नहीं करी है और मेरे को ऐसा लगता है कि उसका ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है भाई। वो अपनी टेक्निक को चेंज कर रहा है, बर्स्ट मतलब वो पावर पे जाता है, अब वो प्लेसमेंट पे भी जा रहा है, अब उसको कॉर्नर चाहिए। और आई थिंक इसकी वजह से यहां पर साफ दिखता भी है कि साला ने पेनल्टी मिस करी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर इस मैच से निकल के आया, और आई थिंक शायद से कल को अगर आर्सेनल और के प्रीमियर लीग टाइटल में पिवट की बात आएगी ना तो ये पॉइंट हमेशा हाईलाइट रहेगा, एरन रामसडेल। भैया रामसडेल ने जो लास्ट के 15 मिनट परफॉर्मेंस दी, वैसे तो अच्छी आई थी पूरे मैच में, लेकिन लास्ट के 15 मिनट जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो काबिलियत तारीफ है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। उसको किसी भी मतलब कोर्तवा कि किसी भी मैच टाइप पे आप रख सकते हो क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट मैच था। क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो कि शायद से आर्सेनल ने बॉटल किया अपने 2 पॉइंट निकाल के, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि वो तो 3 ही करने वाले थे, वो तो रामसडेल ने 1 पॉइंट दिलवा दिया। क्योंकि एक्चुअली में इस मैच के बाद लिवरपूल थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई और आर्सेनल खुश होगी। अब आर्सेनल के लिए ऐसा नहीं था कि सब चीज ही नेगेटिव थी, देखो पॉजिटिव था। सबसे पहले तो मेरे को लगता है पार्टे की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। दूसरी चीज ये है कि मार्टिनेली भाई काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तीसरी चीज ये है कि गैब्रियल अगर इन डिफेंड की बात करें, सेंटर बैक की बात करें तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। और चौथा मेरे को लगता है कि सस्टेन कर सकते हैं। देखो एनफील्ड पे इतना लंबा टिकना वो सबके बस की बात नहीं होती और आर्सेनल ने पर्टिकुलरली बहुत हद तक कर भी दिया था, लेकिन इवेंचुअली लिवरपूल घुस ही गई। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आर्सेनल को इस चीज के नंबर तो देने चाहिए कि इंटेंट था, डर गए। ऊपर से टैक्टिकली जब 5 एट द बैक मिकेल आर्टेटा गया तो और यहां पर उन्होंने मौका दे दिया लिवरपूल को कि भैया अब तो तुम बॉल ले लो। और इनका यह था कि बस हमको कुछ भी करके क्रॉसेस नहीं डलने चाहिए। अच्छा, एक का जो डाउनफॉल मेरे को बहुत ही गंदा लग रहा है वो है वर्जिल वैन डाइक। ना ही गेम के पहले हाफ में कुछ चला, ना ही सेकेंड हाफ में चला, और वो बहुत ज्यादा खराब भी लग रहा था। ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी को भैया मौका तो दिया है, लेकिन आर्सेनल अभी भी 6 पॉइंट्स आगे, और ऐसे में आप आर्सेनल को काउंट आउट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैच्योरिटी है। देखो सिटी अगर सारे गेम जीत भी गई, लेकिन अगर आर्सेनल अपने सारे गेम जीत जाती है तो भी क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भैया आर्सेनल और सिटी का जो 26 अप्रैल को मैच होने वाला है उसमें क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आर्सेनल को पीछे छोड़ना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में आर्सेनल के लिए सबसे बुरी चीज है द फियर, वो फियर ऑफ बीइंग कॉट अप बाय मैनचेस्टर सिटी। फिर इंग्लिश। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी फादे वालवर्दे की। तो पिछले 24 घंटे में और पिछले 48 घंटे की बात करें, जब से विलारियल और मैड्रिड का मैच हुआ है उसके बाद से तमाम ये खबरें छप चुकी हैं कि भैया वालवर्दे ने गुत्थम गुथाई करी है बेना के साथ। ऐसे में अगर हम कल के एपिसोड में भी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, लेकिन अगर उसके डेवलपमेंट्स की बात करें कि उस केस में आगे क्या हुआ है, तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पर ऑफिशियली अभी कंफर्म हो चुका है कि बेना ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है इसके रिगार्डिंग, और इसको खुद विलारियल ने भी कहा है और उन्होंने माना भी है कि भैया देखो ऐसा असॉल्ट हुआ है और हम तो अपने प्लेयर के साथ हैं। यहां पर वो अपने प्लेयर के शब्दों पे भी बिल्कुल कंफर्म है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जैसे एलिज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पर 2 जगह कंप्लेन कर सकता था, एक पुलिस और एक यहां पर कंपटीशन कमेटी। अब अगर ये कंप्लेन कंपटीशन कमेटी के पास जाती तो एक्चुअली में यहां पर वालवर्दे पे स्पोर्टिंग सैंक्शंस लग सकते थे, जो कि बताए भी जा रहे थे कि 12 गेम का लग सकता था या फिर 3 गेम का बैन बेना पे भी लग सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि क्योंकि ये चीज पार्किंग लॉट में बस के पास हुई है जहां पर रेफरी नहीं था और पिच पे भी नहीं हुई है, तो एक्चुअली में इसका स्पोर्टिंग सैंक्शन से ज्यादा मतलब बन नहीं रहा था। लेकिन पुलिस कंप्लेन यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ ले रही है पुलिस, और बताया जा रहा है कि एक्चुअली में पुलिस ने अब तक वालवर्दे और बेना दोनों के इंटरोगेशन कर भी दिया है, जहां पर पता है इंटरेस्टिंगली वालवर्दे ने एक भी बार झिझका नहीं है, या फिर अगर वालवर्दे के एंटराज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि असॉल्ट तो करा है, लेकिन एक्चुअली में असॉल्ट करने के पीछे का जो रीजन है वो इतना ज्यादा सीवियर है कि असॉल्ट को आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मेरे को लगता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने 2 मुक्के माने क्योंकि इसने तो ऐसा कह दिया था, तो मेरे को लगता है कि देखो उसने कहा है और आपको गुस्सा भी आया, तो उसने कहा है वो भी गलत है, लेकिन आपने बदले में उसके मुक्का भी बजा दिया, वो भी गलत ही है अल्टीमेटली। क्योंकि अगर एक्चुअली में आप यहां पर ये गलत बता रहे हो तो भैया आपको फिर जिडान का हेडबट भी
यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ज़्लातन का एग्रेशन या फिर उसके चाटे भी आपको यहाँ पर जस्टिफाई करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर गुस्से में जो बोला जाता है या फिर जो बैड वर्ड्स बोले जाते हैं, रेसिस्ट वर्ड बोले जाते हैं, आपको एट टाइम उसको भी जस्टिफाई करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो ना, क्योंकि कल को कोई कुछ भी कह सकता है, कोई काला गोरा रेसिस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो ये कह देगा कि यार सॉरी उसने तो मेरी मम्मी या फिर उसने मेरी फैमिली के बारे में बोल दिया था, इसलिए आउट ऑफ एंगर मेरे से ये निकल गया। दैट कैनॉट हैपन। ऐसे में भैया मैंने तो कल भी यही कहा था और आज भी मेरा स्टैंड यही है कि गलत अगर वाल्वर्दे है तो गलत वो भी है, अगर उसका कहना गलत है तो भैया मारना तो इनका भी गलत है। आप चौड़ में नहीं जा सकते, चौड़ का काम सिर्फ सैलमॉन्डर भाई का है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी बायर्न की और हैरी केन की, तो भैया बायर्न की तरफ से खबर आ रही है और मैंने तुमको 3-4 पहले फुटबॉल डेली एपिसोड में पहले बताया भी था कि टुकल को एक नया स्ट्राइकर चाहिए। ऐसे में यहाँ पर काय हैवर्ट्स के भी नाम सामने आ रहे हैं, लाहोविच का भी सामने आ रहा है, लेकिन सबको पता है जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है वो कौन है, वो हैरी केन है। और हैरी केन की अगर हम बात करें, हैरी केन की अगर हम बात करें तो भैया हैरी केन को लेकर डैनियल लेवी ने लगभग 100-110 पे लाइक वो फ्लोर सेट कर रखा है कि यहाँ तो जाने, यहाँ से नीचे तो जाना ही नहीं है। लेकिन जो फ्लोर सेट कर रखा है बायर्न म्यूनिख ने वो एक्चुअली में 75-80 के आसपास ही है और वो फालतू के 25-30 मिलियन देना नहीं चाह रहे। अब यहाँ पर बायर्न को ये तो लग रहा है कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बिडिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, लेकिन उनको एक अच्छा ये भी लग रहा है कि क्योंकि डैनियल लेवी अपने डायरेक्ट राइवल से एक्चुअली में डायरेक्टली डील करेगा नहीं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर बायर्न को लेके आ सके। प्लस यहाँ पर अगर हम टुकल की बात करें जिसने चेल्सी में अच्छा डिस्प्ले दिया था, हैरी केन वहां पर भी जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो 10 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बायर्न के पास एक प्लान बी भी है और प्लान बी है यहाँ पर रानी कोंडल मोआनी जो भी है वो उसके पास भी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बायर्न के एनालिस्ट की बात करें, फिर बायर्न के कैंप से बात करें, तो रानी मोंडल को ज़्यादा कुछ वो मिलना नहीं है। अरे कोलो मोंडल मोनी जो भी यार वो उसको ज़्यादा अच्छे खासे वोट्स मिल नहीं रहे हैं, तो अभी हैरी केन को ही मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें सबसे ब्लॉकबस्टर अपडेट की, तो भैया अल नसर ने, और ये चीज पहली बार नहीं हो रही बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साइन करने के जस्ट 4 दिन बाद मार्सा ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली थी कि भैया अल नसर अब सर्जियो रैमोस के सर्कल अराउंड भी कर रही है। लेकिन हाल ही में ये चीज अब ज्यादा स्ट्रांग होने लगी क्योंकि सर्जियो रैमोस को शायद से अब अंडर द टेबल फॉर्मली, नॉट ऑफिशियली बट फॉर्मली, अल नसर ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है 2 साल का, जिसको अकॉर्डिंग टू लिक्विप सर्जियो रैमोस एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। अब तुम सोचोगे कि सर्जियो रैमोस अल नसर जा रहे हैं तो पीएसजी क्यों छोड़ रहा है, और पीएसजी अगर जिस रीजन की वजह से छोड़ रहा है तो अल नसर क्यों लेके आ रही है। देखो पहली चीज तो अल नसर यहां पर स्पोर्टिंग में बिलीव ही नहीं करती। दूसरी चीज ये है कि अल नसर मानती है कि रोनाल्डो और रैमोस का रियूनियन, उसके ऊपर जोसे मोरिनो का ऐसे नमक सा इन केस हो जाए तो ये तो ताबड़तोड़ चीज ही हो जाएगी, मतलब ये तो अलग ही लेवल की चीज हो जाएगी। लेकिन यहां पर तुमको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि भैया पीएसजी से क्यों जा रहा है। देखो असल में बात ये है कि देखो सबसे पहले तो सर्जियो रैमोस की परफॉर्मेंस काफी खराब आ रही है, लाइक स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ रही है। क्या स्टैंडर्ड्स पे तो किसी की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है पीएसजी के डिफेंस की बात करें, लेकिन स्टिल सर्जियो रैमोस एक इजी टारगेट है, प्लस एजिंग भी है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि सर्जियो रैमोस वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर है, और ऐसे में जब यहाँ पर इन पे एफएफपी के एलिगेशंस लग गए हैं, 45 मिलियन का तो फाइन भी लग चुका है, जिसमें 10 मिलियन पे भी कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में इनको एफएफपी के अंडर आना है। और सर्जियो रैमोस की सैलरी इतनी ज्यादा है कि उसको तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर स्क्रीनर को लेके आ रहे हो इस समर ट्रांसफर विंडो में। तो ऐसे में भाई साहब सर्जियो रैमोस का रुकना ज्यादा बनता नहीं है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अल नसर ने, 1 साल के 30 मिलियन यूरोस का ऑफर है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर पीएसजी अगेन सास बहू ड्रामे की, तो भाई कल हाल ही में हुगो एक्टिटी ने इंस्टाग्राम पे अपना जो बायो था उसको चेंज करके सब 44 कर दिया। ऐसे में काफी को लगा भैया ये तो प्रोटेस्ट है क्योंकि इसको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर बहुत माथा पच्ची के बाद एक्चुअली में ह्यूगो एक्टिटी को खुद ही सामने आना पड़ा और ये कंफर्म करना पड़ा कि भैया मैंने जो पोस्ट किया था वो सिर्फ पीएसजी के प्रोजेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, मेरा पीएसजी से कोई पर्सनल ड्रामा नहीं है और इस पे ज्यादा हल्ला ना कटे, ये यहाँ पर कंफर्म किया गया था। बाकी यार आज कोई खास अपडेट्स तो नहीं है, देखते हैं कल फुटबॉल लीग एपिसोड में क्या होता है। और वैसे भी चैंपियंस लीग का मैच भी है, तो भैया होप्स हाई है और यहाँ पर हाइप भी तगड़ी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।